नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है रेखा गणित। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सब लोग इसी हिस्से का इंतजार कर रहे थे कि कब रेखा गणित शुरू की जाए। तो आज वो लम्हा, वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब हम रेखा गणित प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें रीट के एग्जाम में, मुख्य रूप से जो रेखा गणित है वो दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं रेखा गणित में। जो पहला टाइप है भाइयों, वो तो है कोण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोण है ना कोई एक कोण अज्ञात होगा, वो कोण हमको ज्ञात करना पड़ेगा। और रेखा गणित का दूसरा जो हिस्सा है जिसको अपन कहते हैं क्षेत्रफल व आयतन। क्षेत्रफल व आयतन से संबंधित जो प्रश्न है वो हम इस दूसरे हिस्से के अंदर पढ़ेंगे। टोटल दो भागों के अंदर हम रेखा गणित पढ़ेंगे। ये है पहला हिस्सा और ये है हमारे पास दूसरा हिस्सा। तो इसमें कुछ बहुत सारी नई बातें होगी जिसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। अलग अलग प्रकार की आकृतियां होगी दोस्तों, जिसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये हिस्सा थोड़ा सा नया है लेकिन बहुत आसान है, देखना। तो रेखा गणित के अंदर अपन क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अलग अलग प्रकार की आकृतियां। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्य रूप से जो आकृतियां हम यहां पढ़ने जा रहे हैं वो तीन प्रकार की आकृतियां होगी। अच्छा, एक तो है हमारे पास एक विमीय आकृति, एक विमीय। दूसरी होगी द्विविमीय आकृति और तीसरी हो जाएगी हमारे पास त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति। और एक और भी अपन बोल सकते हैं, है ना, अगर मैं चाहूं तो एक ऐसा भी बोल सकते हैं अपन की भाई विमाहीन आकृति, जिसकी कोई विमा नहीं हो। अब ये क्या होता है, क्या कहना चाहता हूं मैं इसके माध्यम से, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, तो आपको भी थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं विमाहीन। विमाहीन यानी ऐसी आकृति जिसकी कोई विमा ना हो। विमा किसको बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब विमाएं कहलाती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसी आकृति जिसकी कोई विमा नहीं हो। कोई विमा नहीं हो यानी ना तो उसकी लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, ऐसी आकृति कहलाती है विमाहीन। और विमाहीन आकृति क्या होती है, एक छोटा सा जो बिंदु होता है, बिंदु, ये अपन ने एक बिंदु बना लिया। तो इस बिंदु के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं एक बिंदु बना लूं, ये एक बिंदु हो गया। बिंदु के अंदर क्या होता है, ना तो उसके अंदर लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। तो बिंदु जो होता है, एक बिंदु, वो विमाहीन आकृति कहलाती है। अच्छा, उसके बाद बात करें एक विमीय आकृति। एक विमीय आकृति यानी नाम से दिख रहा है ऐसी आकृति जिसके अंदर केवल एक विमा हो। एक विमा यानी या तो उसकी केवल लंबाई हो, या उसकी केवल चौड़ाई हो, या उसकी केवल ऊंचाई हो। कोई एक विमा ही होगी, एक, सिर्फ एक विमा होगी। और 99% वो एक विमा किसको दिखाती है, लंबाई को। और एक विमीय आकृति कौन कौन सी होती है, एक विमीय आकृति होती है भाइयों रेखा। रेखा जो है वो एक विमीय होती है। और दूसरा जो किरण होती है वो भी एक विमीय होती है। और तीसरा जो रेखा खंड बनाया जाता है वो भी एक विमीय आकृति ही कहलाती है। रेखा, किरण और रेखा खंड। अब इन तीनों में क्या फर्क होता है, रेखा किसको कहते हैं, किरण किसको कहते हैं और रेखा खंड किसको कहते हैं, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद आगे इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके सारी आकृतियां लेंगे। पहले एक विमीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्विविमीय और फिर त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। अच्छा, अब अपन बात करते, अच्छा ऐसा क्या है, इसको एक विमीय क्यों कहते हैं, क्योंकि रेखा, किरण और रेखा खंड, इनमें केवल एक ही विमा होती है। और वो कौन सी विमा होती है, उनकी केवल लंबाई होती है ना, उनकी सिर्फ लंबाई ही होती है। रेखा में भी केवल लंबाई होती है, किरण में भी केवल लंबाई होती है और रेखा खंड में भी केवल लंबाई ही होती है। इनमें चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए ये एक विमीय आकृतियां कहलाती है। अच्छा, द्विविमीय आकृतियां कौन कौन सी होती है, द्विविमीय आकृतियां होती है एक तो सारे त्रिभुज। सारे त्रिभुज जो है वो द्विविमीय होते हैं। दूसरा जितने भी चतुर्भुज है, जितने भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी जो है वो द्विविमीय आकृतियां होती है। और जितने भी वृत्त है, वृत्त और अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं, वृत्त अर्धवृत्त, ये भी जो है द्विविमीय आकृतियां कहलाती है। देखो, त्रिभुज, सारे सारे त्रिभुज मतलब आपने जितने भी प्रकार के त्रिभुजों के नाम सुने हैं, जैसे आपने सुना होगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आपने सुना होगा
विषम बाहु त्रिभुज। आपने इसके अलावा और क्या सुना है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज। जितने भी प्रकार के त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो, वो द्विविमीय कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, प्रश्न रीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सी आकृति द्विविमीय है और कौन सी त्रिविमीय है, इसलिए ध्यान से सुनना। और जितने भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज देखो, त्रिभुज किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। चतुर्भुज किसको कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। चार भुजाएं होनी चाहिए, 1 2 3 और 4। अब चतुर्भुज में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। चतुर्भुज कौन कौन से हो सकते हैं? वर्ग हो गया, आयत हो गया, वर्ग आयत। उसके बाद अगर अपन बात करें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, या फिर अगर अपन बात करें समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, या फिर समलंब चतुर्भुज। जितने भी प्रकार के चतुर्भुज हो, या फिर चक्रीय चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज है वो सारे चतुर्भुज कैसी आकृतियां कहलाती है? द्विविमीय। साथ में वृत्त और अर्धवृत्त, वृत्त जैसे है ये एक वृत्त हो गया, और अगर अपन इसका आधा वृत्त बनाए तो ये एक अर्धवृत्त हो गया ना। तो ये जो आकृतियां है ये द्विविमीय आकृतियां कहलाती है। और एक उदाहरण के तौर पर अपन ऐसा भी बोल सके, जितनी भी चपटी आकृतियां होती है, चपटी जिसमें कोई फुलावट नहीं होती है, वो चपटी आकृतियां द्विविमीय कहलाती है। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो अगर आपने एक डीवीडी देखी हो, डीवीडी जो होती है, डीवीडी या सीडी जिसको बोलते हैं, अगर पूछे एक डीवीडी या सीडी कैसी आकृति है, तो इसका उत्तर क्या होगा? द्विविमीय। अगर अपन बात करें एक चपाती कैसी आकृति है? चपाती, चपाती भी चपटी होती है, पतली होती है ना, चपटी रहती है, इसलिए चपाती जो है वो वृत्त को ही दिखाती है। तो चपाती भी कैसी आकृति है? द्विविमीय आकृति है। एक पतली सी लोहे की कोई सीट हो, या लोहे की जो चद्दर होती है, लोहे की चद्दर, वो कैसी आकृति है? तो वो भी कैसी आकृति है? द्विविमीय। अब अपन बात करते हैं त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती है। त्रिविमीय आकृति यानी ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई चौड़ाई ये तो होती है, साथ साथ में जिन आकृतियों में ऊंचाई का भी नाम होता है, जिनकी कुछ न कुछ ऊंचाई भी होती है, वो त्रिविमीय आकृतियां, या जिनमें कुछ न कुछ फुलावट होती है, वो त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। त्रिविमीय आकृतियां कौन कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है एक तो घन, घनाभ, घन घनाभ। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो बेलन, घन घनाभ बेलन। उसके बाद में अगर अपन बोलना चाहे तो शंकु, है ना, घन घनाभ बेलन शंकु। गोला, अर्धगोला, गोला अर्धगोला, या शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। ये सारी की सारी आकृतियां त्रिविमीय कहलाती है। त्रिविमीय क्यों कहलाती है? क्योंकि इनको जमीन पर रखने से इनका कुछ हिस्सा ऊपर भी उठा हुआ होता है, इसलिए त्रिविमीय। जिनमें ऊंचाई भी होती है। घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। घनाभ में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। बेलन में भी देखो भाई, नीचे देखो, नीचे वृत्त होता है ना, उसके साथ में ऊंचाई भी होती है। शंकु में भी ऊंचाई होती है। गोला यानी अगर अपन बात करें एक गेंद का, तो गेंद में भी, गेंद कुछ ऊंचाई पर, जैसे आप गेंद को अगर जमीन पे रखते हो तो वो जमीन पे नीचे स्पर्श तो करती है, लेकिन कुछ ऊंचाई तक वो, है ना, उठी हुई रहती है। इस वजह से ये जो सारी आकृतियां हैं वो त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। ये बेसिक जानकारी थी। हम इस सारी आकृतियों को अलग अलग फिर से पढ़ेंगे, इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक एक करके अपन सारी आकृतियां पढ़ेंगे। देखना भाइयों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आज अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप अच्छे से समझना, मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए नोट्स बना के रखे जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हमारे पास है जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन, डायमेंशन यानी होता विमा, जीरो मतलब शून्य विमा, यानी विमाहीन आकृति। ऐसी आकृति जिसकी कोई भी विमा नहीं हो। थोड़ा अंग्रेजी में लिख रखा है नो डायमेंशन, जिसकी कोई भी विमा नहीं हो। विमा नहीं होती है वो आकृति क्या कहलाती है? विमाहीन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विमाहीन आकृति क्या होती है? एक पॉइंट, या जिसको अपन कहते हैं बिंदु। एक बिंदु जो होता है, ये एक बिंदु जो है, एक बिंदु, ये बिंदु हमेशा क्या कहलाता है? विमाहीन आकृति।
और बिंदु की क्या परिभाषा होती है? बिंदु वह आकृति है जिसमें न तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है, और न ही उसकी कोई मोटाई होती है ना। ऐसी आकृति जो है वो क्या कहलाती है? एक बिंदु कहलाती है। और बिंदु से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनंत, कितनी भी। अनंत मतलब जिनका कोई अंत नहीं होता है। कारण जैसे ये एक बिंदु है, देखो आपके सामने, देखो इस बिंदु से कितनी रेखा गुजर रही है। ये एक पहली रेखा है ना, ये इस बिंदु से गुजर रही है। उसके बाद देखो यहां से ये दूसरी रेखा भी इस बिंदु से गुजर रही है। इधर ये जो तीसरी रेखा है वो भी इसी बिंदु से गुजर रही है। इधर ये चौथी रेखा है वो भी इसी बिंदु से गुजर रही है। और ऐसे और भी बहुत सारी रेखाएं हो सकती है। एक बिंदु से अगर मैं चाहूं तो इधर से एक और पांचवी रेखा और बना लेता हूं, ये भी इसी बिंदु से गुजर रही है, ये भी इसी बिंदु से गुजर रही है, ये भी इसी बिंदु से गुजर रही है। ये सेंटर में बिंदु है। यानी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है भाइयों? अनंत रेखाएं गुजर सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन को पता होने चाहिए, जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिंदु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। दूसरा ये है कि दो अलग अलग बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा ही गुजर सकती है। यानी दो अलग अलग बिंदु है, एक बिंदु इधर है और एक बिंदु इधर है, तो हमको एक ऐसी रेखा बनानी है, ऐसी रेखाएं बनानी जो दोनों से गुजरे। तो दोनों से गुजरने वाली रेखा सिर्फ एक ही हो सकती है। अब आप बताओ, मैंने ये एक रेखा बना दी, इसके अलावा कोई भी ऐसी रेखा नहीं होगी जो ए से भी गुजर जाए और साथ साथ में बी से भी गुजर जाए। तो आपको याद रखनी है ये बात कि अगर दो बिंदु है, दो बिंदुओं से मतलब दोनों से ही गुजरनी चाहिए। दोनों से गुजरने वाली रेखाएं केवल कितनी होती है? एक। इससे पहले अपन ने क्या बोला? अपन ने बोला कि यदि एक बिंदु है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनंत। लेकिन एक की जगह दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं जो है वो कितनी होती है? केवल एक ही ऐसी रेखा होती है जो उभयनिष्ठ हो और दोनों बिंदुओं से गुजरे। और कोई भी आप बता दो ऐसी कोई रेखा है जो ए से, अगर मैं इस रेखा को जैसे ऐसे खींच लेता, अब ये ए से तो गुजर रही है, ये ए से तो गुजर रही है, पर दिक्कत ये है कि ये बी से नहीं गुजरी, ये सिर्फ ए से ही गुजरी है ना। तो इसका मतलब दो बिंदुओं से गुजरने वाली केवल और केवल कितनी रेखा होती है? एक रेखा ही होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिंदु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। आपके लिए बहुत ही शानदार नोट्स बनाए हैं मैंने, जिनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले ले या साथ साथ में कॉपी में नोट कर ले, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है? अगर तीन या उससे ज्यादा बिंदु है, तीन या उससे ज्यादा बिंदु, तो उसके केस में क्या होता है? या तो वो तीनों होंगे संरेख यानी एक ही रेखा में हो। संरेख कब कहलाते हैं? यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेख। तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अपन को ये पता करना है कि कोई भी बिंदु है ना, तीन या उससे ज्यादा, दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। जब भी दो बिंदु होते हैं तो वो हमेशा एक ही रेखा से गुजरते हैं। तो यहां ध्यान रखना, ये बात आपको याद रखनी है, दो बिंदु जो होते हैं वो हमेशा संरेख ही होते हैं, हमेशा समान रेखा से ही गुजरते हैं। अगर हमारे पास कोई भी दो बिंदु है तो हमेशा संरेख होंगे, यानी समान रेखा से जरूर गुजरेंगे। जैसे अगर एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु यहां ले लिया, क्या ये संरेख है? क्या ऐसी रेखा बनाना संभव है जो इन दोनों से गुजरे? देखो ये बन गई। इसका मतलब दो बिंदु तो हमेशा संरेख होते हैं, लेकिन तीन या तीन से ज्यादा हो गए, या तो तीन हो या उससे भी ज्यादा हो, तीन से भी ज्यादा हो, ऐसी स्थिति में वो संरेख हो भी सकते हैं और संरेख नहीं भी हो सकते हैं। तो वहां पे अगर एक ही रेखा से, अगर उन तीनों बिंदुओं से एक ही रेखा गुजरेगी तो वो संरेख कहलाएगी, और अगर एक ही रेखा पर अगर वो स्थित नहीं होंगे तब वो असंरेख कहलाएंगे। इसको मैं चित्र के माध्यम से भी समझाता हूं, देखना ध्यान से। देखो यहां हमारे पास तीन अलग अलग बिंदु है। देखो यहां तीन बिंदु है, ये ए, बी और सी। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये तीनों बिंदु आपको एक ही रेखा से गुजरते हुए नजर आ रहे भाई? बिल्कुल है। इसका मतलब इस चित्र के अंदर अगर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बिंदु ए, बी व सी कैसे बिंदु हैं? संरेखीय बिंदु है। संरेख किसको बोलते हैं? ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा से गुजरते हैं।
जो एक ही रेखा से गुजरते हैं वो क्या कहलाते हैं? संरेख। अच्छा, क्या तीन बिंदु हमेशा संरेख होंगे? क्या जब भी तीन बिंदु दिए हुए होंगे क्या वो हमेशा संरेख होंगे क्या? जरा आप कमेंट करके बताएं। जैसे यहां भी तीन बिंदु है, ये रहा एक, ये रहा दो और ये रहा तीन, तीन बिंदु है ए बी और सी। अब अगर मैं एक रेखा खींचूं, देखो ये रेखा ए और बी से तो गुजर रही है ना, लेकिन सी से नहीं गुजरी, वो ही बात हो गई। अगर मैं रेखा ऐसे खींच लूं, देखो ये रेखा ए और सी से तो गुजर गई लेकिन बी से नहीं गुजरी। अच्छा, ऐसे रेखा खींच दूं तो देखो ये बी से भी गुजर रही है, सी से भी गुजर रही है, लेकिन ए से नहीं गुजरी। यानी अगर तीन ऐसे बिंदु हो, है ना, जो समान रेखा पर उपस्थित नहीं हो, समान रेखा पर उपस्थित नहीं हो, तो वो बिंदु कैसे कहलाएंगे? असंरेख बिंदु कहलाएंगे, है ना, असंरेख। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीन बिंदु अगर एक ही रेखा से गुजर रहे हैं तो ये पहली स्थिति जो है वो संरेख बिंदुओं को दिखा रहा है, और दूसरी जो कंडीशन है वो किसको दिखा रहा है? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु यानी ऐसे बिंदु जो समान रेखा पर न हो, समान रेखा पर न हो। और ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, अगर दो बिंदु है तो दो बिंदु सदा यानी हमेशा कैसे होते हैं? संरेख ही होते हैं। तो देखो अभी अपन ने यहाँ टोटल तीन इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, जिसको मैं एक बार वापस रिवाइज करवा लेता हूँ, रिपीट करवा लेता हूँ दोस्तों। बिंदु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना, जिसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। तीन इंपॉर्टेंट बातें आप भी मुझे बताना। पहली बात मैं बोलता हूं आपको, पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा अगर हमारे पास केवल एक बिंदु है तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? तो इसका उत्तर क्या है? अनंत रेखाएं। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं कितनी होती है? अनंत रेखाएं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात अपन ने दो बिंदुओं के लिए बढ़ी, क्या दो बिंदु हमेशा एक ही रेखा में होते हैं? आप बताओ हाँ या नहीं? बिल्कुल, दो बिंदु जो होते हैं वो हमेशा समान रेखा से ही गुजरते हैं, यानी हमेशा कैसे होते हैं? संरेख होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तीन बिंदु हो जाए या तीन से ज्यादा बिंदु हो जाए, तीन या तीन से ज्यादा बिंदु, तो तीन या उससे ज्यादा बिंदु हो तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन यानी हो सकता है वो संरेख भी निकल जाए और हो सकता है वो असंरेख भी निकल जाए। बस ध्यान रखना, संरेख और असंरेख हो सकता है तीनों समान रेखा पर उपस्थित हो, जैसा कि स्थिति नंबर एक में नजर आ रहा है ना, ये पहली स्थिति के अंदर। और हो सकता है वो समान रेखा पर नहीं हो तो असंरेख कहलाएंगे, जैसा कि स्थिति नंबर दो में नजर आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो ये एक रेखा है, इसमें मैं चार बिंदु बना देता हूं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बताओ ये चारों बिंदु मैंने कैसे बनाए? क्या ये एक ही रेखा पर है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये कैसे बिंदु हो गए? संरेख। अच्छा, एक और भी रेखा मैं बना लेता हूं, ये एक और रेखा है, फिर से मैं चार बिंदु बना रहा हूं, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु। क्या इस बार ये चारों संरेख है? नहीं है। ये तीन तो एक रेखा पर है लेकिन चौथा उस रेखा पर नहीं है, चौथा उस रेखा से बाहर हो गया। इसका मतलब ये बिंदु चारों कैसे है? असंरेख है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, संरेख और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है और दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं, लेकिन अगर तीन या उससे ज्यादा बिंदु है तो वो संरेख भी हो सकते हैं और असंरेख भी हो सकते हैं ना। चलो आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। आगे क्या है? यदि चार या चार से अधिक बिंदु एक ही वृत्त पर, है ना, एक वृत्तीय कब कहलाते हैं? यदि उनसे होकर एक ही वृत्त गुजरता है। चार या चार से अधिक बिंदु, चार या चार से अधिक बिंदु एक वृत्तीय कब कहलाएंगे? एक वृत्तीय बिंदु किनको कहते हैं? एक वृत्तीय बिंदु उनको बोलते हैं जो एक ही वृत्त की परिधि पर हो। देखो ये ए बी, देखो यहाँ आपको एक वृत्त बना हुआ नजर आ रहा होगा, ये ए बी इसी वृत्त पे है, ये बी भी इसी वृत्त की परिधि पे है, ये सी भी इसी वृत्त की परिधि पे है और डी भी इसी वृत्त की परिधि पर है। यानी अपन ने यहां से ये सीखा, चार की जगह पांच भी हो सकते थे। ये हो गया बिंदु ई, ये पांच बिंदु, क्या पांचों एक ही वृत्त पर है? बिल्कुल, पांचों बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित है, एक ही वृत्त की परिधि पर। तो ऐसे बिंदु जो एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, वो बिंदु कैसे कहलाते हैं? एक वृत्तीय कहलाते हैं, एक वृत्तीय बिंदु।
एक वृत्तीय बिंदु कहलाते हैं। तो इस स्थिति के अंदर ए, बी, सी, डी और ई, ये पांचों जो बिंदु है वो कैसे बिंदु है? एक वृत्तीय बिंदु है, क्योंकि पांचों बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पर उपस्थित है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी कि एक वृत्तीय बिंदु किसको कहते हैं? ऐसे बिंदु, चार या उससे अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही वृत्त की परिधि पर होते हैं वो एक वृत्तीय कहलाते हैं, और इनसे होकर एक ही वृत्त गुजरता हो तो वह एक वृत्तीय कहलाते हैं। यहां ये चार या अधिक क्यों लिखा है, इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आने वाले हैं जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, अच्छा, अब अपन बात करते हैं क्या तीन बिंदु को एक वृत्तीय कब कह सकते हैं? ध्यान से सुनना। तीन बिंदुओं से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि अगर हमारे पास तीन बिंदु है तो तीन बिंदुओं के केस में मैंने आपको बताई दो कंडीशन होती है, एक तो असंरेख होना और दूसरा संरेख होना। तो तीन बिंदु जब भी होते हैं, इससे पहले अपन ने बात की है जिसको मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, तीन बिंदुओं से संबंधित मैंने इससे पहले जो जानकारी आपको बताई, तीन बिंदु है, अगर तीनों समान रेखा में है तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख। और समान रेखा में नहीं है, समान रेखा पर नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? असंरेख, है ना। तीन बिंदुओं के अंदर दो कंडीशन होती है, और तीन बिंदुओं के अंदर इन दोनों कंडीशन में आपको बात ध्यान रखनी है, अगर तीन बिंदु असंरेख है, अगर वो असंरेख है, असंरेख बिंदु हमेशा कैसे होंगे? वृत्तीय होंगे। कैसे होंगे? वृत्तीय। यानी अगर वो समान रेखा में नहीं है तो वो हमेशा एक वृत्त से जरूर गुजरेंगे। तो यहां पे ध्यान रखनी यही बात कि अगर कोई तीन असंरेख बिंदु है तो वो हमेशा किससे गुजरेंगे? वृत्त से। कहने का मतलब क्या? जैसे मैं तीन बिंदु बना लेता हूं, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। मैंने ये तीन बिंदु बनाए, क्या इनसे गुजरने वाला वृत्त बनेगा? बिल्कुल इनसे गुजरने वाला वृत्त बनेगा ही बनेगा, हमेशा बनेगा। क्यों बना तीनों से गुजरने वाला वृत्त? एक ही वजह से बना, क्योंकि ये कैसे थे? असंरेखीय। असंरेखीय थे, इसी कारण से इन तीनों से गुजरने वाला वृत्त बन गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर तीन बिंदु असंरेख है तो वो हमेशा एक वृत्तीय होंगे ही होंगे। लेकिन यदि तीन बिंदु असंरेख नहीं है, संरेख हो गए, तो वो कभी भी एक ही वृत्त से नहीं गुजरेंगे, एक ही वृत्त से नहीं गुजरेंगे। ध्यान रखना, एक ही वृत्त से नहीं गुजरेंगे। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न पढ़ा कि एक वृत्त हमेशा तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता ही गुजरता है। अगर तीन बिंदु असंरेख है तो उनसे हमेशा एक वृत्त जरूर गुजरेगा, फर्क नहीं पड़ता वो बिंदु कहीं भी हो। जैसे ऐसे बिंदु हो गए, ये एक, ये दो, ये तीन, इनसे भी वृत्त गुजरेगा, इनसे भी वृत्त गुजरेगा ही गुजरेगा। तीन बिंदुओं से, तीन बिंदु अगर समान रेखा में नहीं है तो उनसे जरूर वृत्त गुजरेगा। लेकिन यदि वे समान रेखा में हो गए, ये एक ही रेखा में तीन बिंदु, क्या अब अपन ऐसा वृत्त बना सकते हैं जो तीनों से गुजरे? संभव ही नहीं है। दो से तो गुजार सकते हैं, लेकिन तीनों से कैसे गुजारे? इन दोनों से गुजर सकता है तो इस पहले से नहीं गुजरेगा, या फिर पहले और तीसरे से गुजरेगा तो बीच वाले से नहीं गुजरेगा। दो बिंदुओं में देखो, अगर तीन बिंदु, अपन तीन बिंदुओं की बात करें, अगर तीनों समान रेखा में है तब उनसे एक ही वृत्त गुजारना संभव नहीं है। लेकिन अलग अलग असंरेख है तो वो हमेशा एक ही वृत्त से गुजरेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है दोस्तों, और नोट भी करना है, खुद के नोट्स बनाते जाए साथ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु की विशेषताएं अपन ने पढ़ी। अब अगर आगे अपन बात करते हैं एक विमीय आकृतियों की, एक विमीय आकृतियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, एक विमीय, वन डायमेंशन, और हिंदी में बोलना चाहे तो एक विमीय आकृतियां। एक विमीय आकृति के अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लाइन की या फिर रेखा की। रेखा या एक सरल रेखा ऐसी आकृति होती है जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ी हुई होती है। ये तीर बना हुआ आपको नजर आ रहा है, देखो तीर का मतलब, तीर यही दिखा रहा है कि यहां पे भी ये अनंत तक जा रही है, और इधर भी तीर बना हुआ मतलब यहां भी अनंत तक जा रही है। तो ऐसी आकृति देखो, ये हमारे पास क्या है? एक ऐसी सरल रेखा
ये एक सरल रेखा है ना। रेखा एक ऐसी आकृति है जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ी हुई होती है, इधर भी अनंत तक जा रही है और इधर भी अनंत तक जा रही है, दोनों तरफ अनंत तक जाती है। तो ये जो पी क्यू है ये क्या कहलाएगी, एक प्रकार की रेखा। और इसको प्रदर्शित करने का क्या तरीका होता है, आपने या तो इसको ऐसा लिख दे एक रेखा पी क्यू, या तो इसके आगे लिख दे रेखा पी क्यू। देखो पी क्यू क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर एक बिंदु पी है और दूसरा कौन सा है, क्यू है ना। तो उसके ऊपर उपस्थित अगर ये एक्स और ये वाई होता तो इस रेखा को एक्स वाई कह देते। या तो इसको ऐसा बोल दो रेखा पी क्यू, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं ये पी क्यू है और पी क्यू के ऊपर दो तरफा तीर बना दो। दो तरफा का मतलब है इधर भी अनंत की तरफ है, इधर भी अनंत। ये तीर दिखा रहा है कि ये आगे आगे चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत आगे तक जा रही है, और बाईं तरफ भी अनंत तक जा रही है और दाईं तरफ भी अनंत तक जा रही है। इस प्रकार की आकृति जो दोनों तरफ से अनंत दूरी तक बढ़ी हुई हो, वो एक आकृति क्या कहलाती है, रेखा। दूसरा अगर अपन बात करें रेखा खंड, रेखा खंड यानी रेखा का खंड, खंड मतलब टुकड़ा, रेखा का छोटा सा टुकड़ा, बीच में से कोई छोटा सा टुकड़ा काट के अपन ने ले लिया रेखा में से, तो वो रेखा खंड कहलाता है। और रेखा खंड ऐसी आकृति होती है, रेखा खंड रेखा का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, यानी दोनों बिंदु अंत होते हैं, यानी कहीं से भी अनंत की तरफ नहीं होता है ना, कहीं भी अनंत नहीं होता। नहीं यहां से भी ये आगे बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, क्या इधर तीर बना हुआ, नहीं, तो इधर से भी आगे नहीं बढ़ेगी। यानी यहां पर भी P तक सीमित है और यहां Q तक सीमित है। जब दोनों बिंदु अंत बिंदु को दर्शाते हैं, कहीं भी तीर नहीं हो। देखो यहां पे अगर तीर बना हुआ, जैसे देखो ये तीर है, तीर मतलब इसका अंत नहीं हो रहा है, इधर बिंदु है ना, यहां अंत हो गया, यहां अंत हो गया, लेकिन यहां अनंत तक है। अनंत मतलब कोई अंत नहीं है, जहां तीर बना हुआ है वहां कोई अंत नहीं होता। लेकिन बिंदु अगर अपन रेखा खंड की बात करें, देखो इधर भी बिंदु है, यहां पे भी अंत हो रहा है इसका, इधर भी बिंदु है, यानी यहां पे भी अंत हो रहा है, यानी यहां पे दोनों तरफ अंत हो रहा है ना, दोनों तरफ अंत हो रहा है। तो रेखा का एक ऐसा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो, दोनों तरफ से उसके अंत हुआ हो, यानी कहीं से भी अनंत की तरफ नहीं जाती हो, वह रेखा खंड कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे अगर अपन बात करें किरण किसको कहते हैं, ये किरण आपकी सहपाठी किरण नहीं है, ये मैथ के अंदर जो किरण है वो किसको कहते हैं, किरण रेखा का वह भाग है, एक रेखा का वह भाग जिसका एक तरफ तो अंत हो, है ना, एक तरफ अंत बिंदु हो लेकिन दूसरी तरफ उसकी लंबाई अनंत हो। सिर्फ एक अंत बिंदु होता है। कितना अंत बिंदु होता है, एक। जैसे आप ध्यान से देखोगे, देखो यहां पे तो बिंदु है, कोई तीर नहीं बना हुआ है, यानी यहां पे तो इसका अंत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तीर है, यानी यहां देखो, उधर तो क्या ये रेखा पीछे की तरफ आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, लेकिन यहां एक तरफ जो है ये अनंत तक आगे बढ़ रही है, एक तरफ अनंत तक आगे बढ़ रही है। तो ऐसी रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत होता है, एक तरफ से सीमित हो और दूसरी तरफ से असीमित हो, वह क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं पैरेलल लाइंस, या जिसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं किसको बोलते हैं, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं कहलाती है जो कभी भी आपस में कटती नहीं है तथा जिनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है, लंबवत दूरी। यानी अगर आप देखो तो यहां से यहां तक जितनी दूरी होगी, देखो लंबवत दूरी, यहां से यहां तक भी लंबवत दूरी। मैं लंबवत क्यों नाम ले रहा हूं, क्योंकि ये यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री का, ऊपर नीचे दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली, दोनों को मिलाने वाली रेखा ही लंब कहलाती है। तो लंबवत दूरी अगर मैं नापूंगा तो अगर इधर की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो ये सारी दूरियां 2 सेंटीमीटर होगी, और इनको आप चाहो तो कितना भी आगे बढ़ा लो, ये कभी भी आपस में कटेगी नहीं। तो दो ऐसी रेखा है जिनको दोनों तरफ कितना भी आगे बढ़ा लो, दोनों तरफ कितना भी आगे बढ़ा लो, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी तथा आपस में कभी भी कटेगी नहीं। वो समांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी यानी जो कटती है और अप्रतिच्छेदी यानी जो नहीं कटती है, जो कभी भी आपस में कटती नहीं है, या जिनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, चाहे वो दोनों तरफ कितनी भी बढ़ा दी जाए, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। और अगर मैं बात करूं प्रतिच्छेदी या असमांतर रेखाएं,
असमांतर या जिसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे? देखो ये है असमांतर रेखा, ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो देखो जैसे ही अगर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, देखो अपन ने आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, ये इस बिंदु पर आपस में कट गई, एक बिंदु पर कटती है तो दो ऐसी रेखाएं जो आपस में कटती है तथा जिनके बीच की दूरी बदल रही है। देखो यहां दूरी थोड़ी कम है, यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी और ज्यादा है ना, और यहाँ पे दूरी एकदम कम है, यानी धीरे धीरे बीच की दूरी बदल रही है। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी एक तो बदलती है, जिनके बीच की दूरी बदलती हो तथा इसके साथ साथ में उनको आगे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर कटती हो, एक बिंदु पर कट जाती है, एक बिंदु पर कट जाए, ऐसी रेखा जो है वो असमांतर कहलाती है या प्रतिच्छेदी कहलाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखना, तो यहां से अपन को क्या पता लगा, उन्हीं बातों को मैं वापस एक बार रिवाइज करवा लेता हूं। यहां से समांतर रेखाओं से संबंधित हमको क्या बात पता चली, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो हमेशा क्या रहती है, समान, हमेशा समान रहती है। इनके लंबवत दूरी हमेशा समान। देख लो ये है लंबवत दूरी, लंबवत क्यों है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये भी 90 डिग्री। यहाँ दो दो लाइनें खींची हुई, कहने का मतलब ये 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ये समान को दर्शा रहा है। ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर। अगर ये दूरी 5 है तो ये भी दूरी 5 होगी और ये भी दूरी 5 होगी। तो ऐसी रेखाएं, दो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या रहती है दोस्तों, समान रहती है। उसके साथ साथ अपन कहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना एक और इंपॉर्टेंट बात, दो रेखाएं समांतर कब हो सकती है, यदि दो रेखाखंड किसी तीसरी रेखा के साथ समान कोण बना दे, समान कोण बना दे तो वो दोनों रेखाएं हमेशा समांतर होती है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास तीसरी रेखा है, तीसरी रेखा कौन सी है, ये यहां से x ले लेता हूं और ये y, ये तीसरा रेखाखंड है, x से लेके y तक, x से लेके y तक हमारे पास तीसरा रेखाखंड है। ये एक रेखा है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा रेखाखंड खींचा, इसके इसी के ऊपर एक रेखा बनाई और ये जो रेखा है AB, ये रेखा AB बना रही है, माना कि यहाँ 30 डिग्री का कोण, ये एक कोण अपन ने कहा बनाया, इस A बिंदु पर बनाया और माना कि ये यहाँ जो कोण बन रहा वो कोण कितना, 30 डिग्री। इसी प्रकार हमने क्या किया, थोड़ी कुछ दूरी पर बिंदु C से एक और रेखा खींच ली और इस रेखाखंड का नाम रखा CD और यहां पे ये रेखा ऐसे खींची कि ये भी 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी जितना कोण इधर है उतना ही कोण इधर है। अगर दोनों का कोण समान होगा तो ध्यान रखना ये दोनों रेखाएं समांतर होगी ही होगी। कहने का मतलब अब ये जो रेखा है, कौन कौन सी रेखाएं यहाँ समांतर होगी, AB और CD, AB और CD आपस में ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी, समांतर। एक बार वापस समझा देता हूं, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास एक तीसरी रेखा है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी रेखा खींची, इस तीसरी का नाम मैं रख लेता हूँ PQ। सबसे पहले अपन ने यहाँ से एक रेखा खींची बिंदु A से B तक, AB इस प्रकार खींची कि यहाँ कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक और रेखा खींची और ये भी 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 60 डिग्री का, और इसका नाम है हमारे पास XY। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास ये तीसरी रेखा या ये इसको बोल सकते हैं कि ये नीचे की एक सतह है, ये सतह है ना, क्या बोला, दो रेखाखंड एक ही सतह से समान कोण बनाते हैं। क्या सतह से समान कोण बना रही, ये नीचे वाली सतह कहला रही है, बिल्कुल समान है, ये वाली भी 60 डिग्री बना रही है और ये वाली भी 60 डिग्री, यानी यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर होगी। कौन कौन सी रेखाएं समांतर होगी, AB और XY समांतर होगी, और समांतर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, AB समांतर है XY के। यहाँ पे देखो अपन इस चित्र में ये AB थी और ये CD थी, तो ये हो गया AB, ये चिन्ह किसका है, समांतर का, और किसके समांतर है, CD के। लेकिन यदि कोण अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ एक रेखा मैं खींचता हूँ, ये पहली वाली, इसका नाम मैं यहाँ रख लेता हूँ A और B, है ना, ये नीचे वाली सतह हो गई, ये तो कोण बना रहा है 15 डिग्री का।
एक दूसरी रेखा खींच ली, ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का, और इस दूसरी रेखा का मैंने नाम रख दिया एक्स वाई। तो मुझे बताओ, देखो यहां ये 15 डिग्री का कोण बना रही है और यहां कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। ध्यान रखना कोण एक ही तरफ का होना चाहिए। इधर अगर कोण बाईं तरफ वाला है तो इधर भी बाईं तरफ वाला ही लिया जाता है। ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री, क्या इस बार कोण समान है? नहीं है। इसका मतलब जो रेखा ए बी और रेखा एक्स वाई है, क्या वो दोनों रेखाएं समांतर होगी? क्या समांतर नहीं होगी। तो ये हो गया समांतर का चिन्ह, और ऊपर ऐसे क्रॉस करने का मतलब है नहीं होना। तो केवल दो खड़ी डंडियां बताती है समांतर है, समांतर है। लेकिन अगर दो खड़ी डंडियों पर एक तिरछी रेखा काट दे तो इसका मतलब है समांतर नहीं है। ये जो तिरछी रेखा है ये दिखा रही है समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपन ने कुछ बेसिक बातें आज समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये रेखा, किरण और बिंदु से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है कि 2-3 क्लास में तो हम इसकी थ्योरी कवर करेंगे, बाद में मैं आपको प्रश्न भी करवाऊंगा जिससे आपको पता लगे एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना के आपको दिए हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यही कहकर मैं अपने बात को विराम देता हूँ, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी किया करें, जिससे तो है थोड़ा सा मेरा भी उससे मनोबल बढ़ेगा। जैसे कल की क्लास में आप केवल 10 विद्यार्थी ही लाइव थे, केवल 10 विद्यार्थी ही लाइव थे, और आज से तो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल रीट का टॉपिक रेखा गणित शुरू किया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ रीट के सारे विद्यार्थी जो है वो एक साथ जुड़ेंगे, और आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में लिंक को शेयर करने की कोशिश करेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जल्दी फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।